अ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री में यूनिट 7 में जो इक्विलिब्रियम लेसन है उसी को। और आज इसका टॉपिक नंबर 2 होगा। यहाँ पर हम लोग सेकेंड नंबर के टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। तो इस जगह पे हम लोग देखेंगे, इसमें टॉपिक नंबर 2 है। इस टॉपिक नंबर 2 के अंतर्गत हम लोगों को जो आज स्टडी करना है वो है कि इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड। सेकंड है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। तो ये दो टॉपिक्स हमारे मेन इसमें स्टडी करने के हैं कि इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन द लिक्विड, मतलब लिक्विड और गैस और लिक्विड में किसी प्रकार का जो सॉलिड है वो किस प्रकार से डिज़ोल्व होता है, और डिज़ोल्व होता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और फिर हम लोग देखेंगे कि जब एक इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड कर लेता है सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर में और सॉल्यूशन के अंदर में, तो उस कंडीशंस में उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो आइए, इसमें सबसे पहला है कि इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सॉलिड और गैस जो है वो किस प्रकार से डिज़ोल्व होकर और फाइनली एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता है। तो हम लोग जो जिन चीज़ों पर यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देते हैं उसमें हम लोग को ये देखना है कि आप कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो हो गया सॉल्ट और दूसरा हो गया शुगर। अब हम लोग को मालूम है कि शुगर का सॉल्यूशन अगर शुगर सॉल्यूट अगर जो है वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाए तो डिज़ोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है वो ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है, और ये एक प्रकार से कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि इसका एक लिमिटेड अमाउंट ही डिज़ोल्व हो पाता है। ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर कैन डिज़ोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर एट द रूम टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर पर एक लिमिटेड अमाउंट ही शुगर और सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन नो मोर ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। ये हम लोग अपने जनरल लाइफ में भी देखते हैं कि अगर मान लीजिए पानी में चीनी मिला रहे हैं तो मिलाते जा रहे हैं, एक समय ऐसा आता है कि यू कैन नॉट ऐड एक्स्ट्रा शुगर इनटू द वाटर, दैट्स व्हाई यू बॉयल इट एंड और बॉयल करने के बाद देखते हैं कि वो एक जो है ना थिक सिरपी बन जाता है सॉल्यूशन। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि वो जैसे जिलेबी का रस, देखिए कितना थिक सिरपी होता है। अगर उतना गर्म करने के बाद अगर हम लोग फिर से उसमें ऐड करेंगे तो चीनी जो है बिल्कुल क्रिस्टलाइज होकर बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को कम और ज़्यादा करेंगे तो इससे सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन भी वैरी करता है। आप देखें कि अगर हम लोग टेम्परेचर राइज करते हैं तो सॉल्यूट का डिज़ोल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, ए डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन द सॉलिड स्टेट एंड इन द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखने की बात है कि शुगर जो है वो सॉल्यूशन के अंदर में है और शुगर सॉलिड भी है, तो इन दोनों के बीच में एक प्रकार का इक्विलिब्रियम हो जाता है। मतलब द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। यहाँ देख रहे हैं कि शुगर जो है सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो रहा है और जो अनडिज़ोल्व शुगर होता है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है। वो क्या हो रहा है, ये आपका जो है यहाँ पर वो क्रिस्टलाइज भी हो रहा है। यानी कि दोनों के बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम हो जाता है। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई लेवल पे पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में इसके अंदर में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम हो जाता है। अगर हम लोग डिज़ोल्व करते हैं लेकिन वो साथ में क्रिस्टलाइज भी हो जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट इसी को कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि इक्वालिटी ऑफ टू, जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बात आ रही है, जैसे इक्वालिटी ऑफ टू रेट डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम
हैज़ बीन कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव शुगर। अब देखिए शुगर का सॉल्यूशन से, शुगर का सॉलिड स्टेट से सॉल्यूशन में जाना और सॉल्यूशन से जाकर फिर उसका क्रिस्टलाइज हो जाना, यानी एक ही शुगर क्रिस्टल है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के वेरिएशन के कारण उनका फेज अलग अलग हो जा रहा है। कहीं पर वो सॉल्यूशन के अंदर होता है और कभी वह जो है क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के अंदर होता है जो सॉल्यूशन के अंदर ही क्रिस्टलाइज हो रहा है। अब सवाल होता है कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर एक नॉर्मल शुगर है तो हाउ वी विल आइडेंटिफाई दैट द शुगर विच हैज़ बीन नाउ क्रिस्टलाइज बिलोंग्स टू द सेम शुगर विच वॉज अर्लियर डिजॉल्व्ड। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम कैसे पता करेंगे कि वही शुगर है जो अभी क्रिस्टलाइज हो रहा है वो पहले आपके नॉर्मल सॉल्यूशन में था। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया है बताने के लिए पाथ। जैसे मान लीजिए आप जान रहे हैं कि एक पर्सन यहाँ से गुजरने वाला है जो अभी अभी मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे है, अब वही थोड़ी देर के बाद दूसरे पर्टिकुलर जगह पे चला जाएगा। तो इस दौरान आप लोग क्या करते हैं कि जैसे उस पर्सन का पूरा हुलिया बताते हैं, उसने ऐसे शर्ट पहन रखा है, उसने पीला रंग का शर्ट पहन रखा है, लाल रंग का शर्ट पहन रखा है, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग पुटअप करते हैं तो जिससे वो फाइनली आइडेंटिफाई हो जाता है। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि शुगर के पाथ को अगर आइडेंटिफाई करना है तो शुगर को रेडियो एक्टिव बना देना है। तो शुगर को रेडियो एक्टिव बनाने के क्रम में उन्होंने क्या किया कि शुगर हुज मॉलिक्यूल कंटेंट्स द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव शुगर। तो नॉर्मल शुगर से ये अलग होता है, इसमें जो कार्बन के आइसोटोप्स हैं जैसे कि C14 हो गया, ऑक्सीजन का O16 हो गया, तो इस मॉलिक्यूल्स को ये लोग शुगर के साथ मिक्स कर देते हैं। शुगर के उस कार्बन को ये लोग मतलब रेडियो एक्टिव डोपिंग से रेडियो एक्टिव कैरेक्टर उसके अंदर में जनरेट कर देते हैं। तो इससे क्या हो गया कि अब अगर वो नॉर्मल शुगर वाटर के सॉल्यूशन में रहेगा तो वो अगर मान लीजिए सॉल्यूशन में है तो सॉल्यूशन में उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और वही रेडियो एक्टिव एटम्स जब क्रिस्टलाइज होकर क्रिस्टल में चला गया तो हम लोग वहाँ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि देखिए अब डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि सॉल्यूशन से सॉलिड में जा रहा है, सॉलिड से सॉल्यूशन में जा रहा है, मतलब एक प्रकार का इक्विलिब्रियम बैलेंस हो गया। और ये वही कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो पहले सॉल्यूशन में था और जो कि अभी क्रिस्टल में चला गया। इसका मतलब क्योंकि उसके अंदर में रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अर्लियर वी मिक्स दैट रेडियो एक्टिव शुगर इनटू द सॉल्यूशन, नाउ इट इज़ फाउंड इनटू द क्रिस्टल। तो मेन पर्पस यही है कि उसके जो रास्ते हैं, उसका जो पाथ है, उसको ट्रेस आउट करना। तो देखिए नॉर्मल और रेगुलर शुगर मॉलिक्यूल विदाउट एनी रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन or oxygen are called non-radioactive sugar. If we drop some radioactive sugar into the saturated solution of non-radioactive sugar, then after some time radioactivity is observed both in solution and in the solid sugar, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसको देखिए, अब क्या है कि पहले क्या है कि इनिशियली देर वर नो रेडियो एक्टिव शुगर इन द मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन। पहले तो नहीं था कोई भी रेडियो एक्टिव क्योंकि नॉर्मल शुगर था, बट ड्यू टू डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, जब दोनों में इक्विलिब्रियम हुआ, देयर इज ए एक्सचेंज बिटवीन द रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव शुगर मॉलिक्यूल बिटवीन टू फेजेज। मतलब आपको सॉल्यूशन से आपको सॉलिड के बीच में, यानी कि जब ये लिक्विड फॉर्म में था, एक मिनट, मैं कहना चाहूँगा कि जब ये लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म से आपका सॉलिड फॉर्म के अंदर में आया, तो इसके कारण जो इनके डायनामिक चेंजेज आए हैं, बात उसी की हो रही है। यहाँ देखेंगे द रेशियो ऑफ रेडियो एक्टिव टू नॉन रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेज टिल अटेन्स इट कांस्टेंट वैल्यू। मतलब क्या कहते हैं, इसमें क्या होगा कि रेशियो जो है रेडियो एक्टिव टू नॉन रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जो है सॉल्यूशंस में इंक्रीज होता रहेगा जब तक कि इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ जाए। कांस्टेंट वैल्यू मतलब जब तक कि वो क्रिस्टलाइज होना शुरू ना हो जाए। आइए यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि जैसे
इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट करता है, कब, जब हम लोग इसकी इस पॉइंट को ध्यान में देंगे, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड। अब हम लोग इस पॉइंट पर देखें, जैसे मान लीजिए गैसेस इन लिक्विड, इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह में जब भी हम लोग उसके बोतल को ओपन करते हैं तो क्या होता है कि एक फिजेज आउट जो है ना गैस होता है, और दैट गैस इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये गैस जो है बाहर निकलता है, मतलब ये गैस क्या होता है, इसके अंदर हाई प्रेशर से बंद होता है। तो व्हेन अ सोडा वाटर इज ओपन, सम कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस डिजॉल्व, इट फिजेज आउट, उसमें बिल्कुल सनसनाहट के साथ वो बाहर निकलता है। अब देखिए ये जो फेनामेना एराइजेज होता है, इसके पीछे मेन कारण क्या है कि सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट प्रेशर। अब नॉर्मल प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड तो डिजॉल्व नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रेशर को बहुत माउंट कर देते हैं, बहुत इंक्रीज कर देते हैं, ताकि जो है पूरा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाए एट द हाई प्रेशर। अब क्या होता है कि देयर इज ए इक्विलिब्रियम बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन द गैसेस स्टेट एंड मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व इन द लिक्विड अंडर प्रेशर। अब देखिए CO2 गैस पहले इसमें डिजॉल्व नहीं होता है, अंडर हाई प्रेशर जो है, अंडर हाई प्रेशर ये क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर में डिजॉल्व हो जाता है। सॉल्यूशन के अंदर में डिजॉल्व हो जाता है, तो अब जैसे ही उसके ऊपर हम लोग प्रेशर रिलीज करते हैं, वो जो डिजॉल्व जो गैसेस है वो सिंपली सॉल्यूशन से बाहर आ जाता है। यहीं पे उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए बताया गया है। देखिए ये जो बेसिकली गैसेस का लिक्विड में जो डिसोल्यूशन होता है, जो इन्वॉल्वमेंट या घुलना होता है, वो एक लॉ है, हेनरी लॉ। इसको हम लोग क्लास 12 के सॉल्यूशंस में बहुत डिस्कस करते हैं। ये हेनरी लॉ पे डिपेंड करता है। बेसिकली हेनरी लॉ बोल रहा है कि मतलब कोई भी गैस जो है, जिसका कोई भी गैस का एक लिमिटेड मास जो बेसिकली वो लिक्विड में डिज़ोल्व होगा, वो डिपेंड करता है आपके प्रेशर पर, कि उस सॉल्वेंट के ऊपर में कितना प्रेशर लग रहा है, और उसी प्रेशर के अकॉर्डिंगली जो है वो गैस डिज़ोल्व होगा। और टेम्परेचर उनका कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर अगर आप वेरी करते हैं तो फिर डिसोल्यूशन का रेशियो भी वेरी कर जाएगा। तो फिर से एक बार देखें इसको कि हेनरी लॉ स्टेट करता है कि द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व इन अ गिवन मास ऑफ अ सॉल्वेंट at given temperature is proportional to the pressure of the gas of the solvent। मतलब ये कंटेनर, ये वाली ये बोतल है, इस बोतल के अंदर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और इस लिक्विड के अंदर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है डिज़ोल्व कराना है। तो ये आपको हाई प्रेशर पर ही होगा, जैसे ये हाई जो है प्रेशर पर ही होगा। अगर उसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना होगा, टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा दे रहे हैं तो गैसेस जो हैं इसके अंदर जो डिजॉल्व गैसेस हैं वो एस्केप आउट हो जाएंगे। देखिए द अमाउंट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसके अंदर में डिसोल्यूशन वाला अमाउंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। सोडा वाटर इज सील्ड अंडर द प्रेशर ऑफ अ गैस व्हेन सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज़ हाई। बहुत हाई प्रेशर से जब हाई ढंग से सॉल्युबल कर देते हैं तभी इसको सील कर देते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही सोडा वाटर का बोतल हम लोग खोलते हैं तो उसमें से गैसेस निकलता है, जैसे लग रहा है कि किसी बंद चीज़ों को अचानक से रिलीज़ कर दिया गया हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये हेनरी लॉ से गवर्न होता है। हेनरी लॉ आपने शुरू में ही देख लिया। अब जो है देखिए, soda water is sealed under the high pressure of a gas when solubility in water is high. As soon as the bottle is opened, some of the dissolved carbon dioxide gas escapes to reach a new equilibrium condition required for the lower pressure. अब जैसे ही उसके सील को हटाते हैं वो बिल्कुल अपने इक्विलिब्रियम को चेंज कर लेता है, क्योंकि प्रेशर रिलीज हो गया है, और प्रेशर रिलीज होते हुए नॉर्मल प्रेशर में जितना डिसोल्यूशन का रेशियो होना चाहिए उस रेशियो पर ये गैसेस अटेंड कर लेता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। देखिए, दिस इज हाउ सोडा वाटर इन द बोतल व्हेन लेफ्ट ओपन टू द एयर फॉर द सम टाइम टर्न्स फ्लैट।
अब आप देखते होइएगा कि सोडा वाटर के अगर ढक्कन को आप खोल दीजिए, उसको अगर बंद नहीं रखते हैं आप, तो क्या होता है कि धीरे 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 उसमें से गैस जो है ना आउट होते हुए बिल्कुल एक सादा पानी, बिल्कुल फ्लैट सोडा हो जाता है, उसमें कोई बबल्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग इसी चीज़ को हम लोग देखें फिर कि अब उसकी समरी देख लें ज़रा सा, जो हम लोगों ने अभी पॉइंट देखे हैं उसी पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। देखिए, समरी ऑफ इक्विलिब्रियम इन द फिजिकल प्रोसेस। देखिए पहला पॉइंट बोलता है फॉर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। देखिए, देयर इज ओनली वन टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट एट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट विच टू फेजेस कैन को एग्जिस्ट। एक हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसमें क्या होता है कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। मेल्टिंग पॉइंट इज फिक्स एट द कांस्टेंट प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट भी एक कांस्टेंट प्रेशर पर ही फिक्स किया जाता है। सेकेंड है कि फॉर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, जो लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम हो, तो वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट एट द गिवन टेम्परेचर। ठीक है, इसमें टेम्परेचर का रहना कांस्टेंट रहना जरूरी है। आइए, थर्ड पॉइंट बोलता है कि फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, सॉलिड अगर लिक्विड्स के अंदर घुल रहा है तो सॉल्यूट और देखिए सॉलिड और फिर सॉल्यूट सॉल्यूशन में होगा, तो इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम अटेंड होता है। फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्यूट वर्सेस सॉल्यूट इन द सॉलिड एंड सॉल्यूट इनटू द सॉल्यूशन, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। द सॉल्युबिलिटी इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी क्या होती है इसकी? कांस्टेंट होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, अगर गैसेस लिक्विड के अंदर में घुल रहे हैं तो गैसेस और लिक्विड और ये गैसेस और लिक्विड के अंदर में जो गैसेस चले गए, जो एक्वस फॉर्म में चले गए, उन दोनों के बीच में भी एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें प्रेशर का बहुत अहम रोल होता है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस इन द लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जितना आप हाई प्रेशर करेंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर में जो है डिसोल्यूशन होगा गैसेस का लिक्विड के अंदर में। आप देख रहे हैं घर में भी एलपीजी जो होता है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, बट दैट पेट्रोलियम गैस इज लिक्विफाइड ओनली अंडर द हाई प्रेशर। दैट्स व्हाई द gases are filled into the very tough iron cylinder. Okay. तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं द गैसेस ओवर द लिक्विड, गैसेस एक्वस, गैसेस एक्वस और गैस इज कांस्टेंट एट द गिवन टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर इसमें आप कांस्टेंट रखेंगे तो इनके अंदर जो डिसोल्यूशन का रेशियो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में किस तरह से इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट करता है उसकी बात देखते हैं। देखिए, फर्स्ट है इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल है जब सिस्टम एक क्लोज सिस्टम हो, मतलब हीट एक्सचेंज वगैरह सराउंडिंग के साथ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज ना हो, और टेम्परेचर भी उसका फिक्स होना चाहिए। सेकंड है बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर एट द सेम रेट एंड देयर इज अ डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशन। मतलब कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जो होता है, जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, फिर प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में, मतलब एक बार वो डिजोल्व हो रहा है फिर से उस क्रिस्टलाइज हो रहा है, जैसा शुगर के केसेस में हम लोगों ने देखा था। तो कह रहा है कि बोथ अपोजिंग प्रोसेसेस अकर एट द सेम रेट एंड देयर इज अ डायनामिक बट स्टेबल कंडीशन। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जितने भी उनके मेजरेबल प्रॉपर्टी है जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सभी जो है ना एक कांस्टेंट होना चाहिए। उसमें से अगर किसी में भी वेरिएशन होता है तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है फिर शिफ्ट कर जाएगा, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं रह पाएगा। अब फोर्थ पॉइंट है कि व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड फॉर अ फिजिकल प्रोसेस इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वन ऑफ इट्स पैरामीटर एट अ गिवन टेम्परेचर। यहाँ देखिए कि अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है तो इसको जो एक्सप्लेन हम लोग करते हैं, कुछ इसमें अगर शो करते हैं
तो उसमें हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि इसमें कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यूज इसमें पुटअप हो. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वन ऑफ इट्स पैरामीटर एट गिवन टेम्परेचर. जैसे मान लीजिए हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की कर रहे हैं या इसकी जो है डिसोल्यूशन की डिसॉल्विंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो सब में जो है ना एक फिक्स पैरामीटर जो है पे हम लोग बात करेंगे और हर चीज़ के लिए जो है हम लोग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को फिक्स कर देंगे. मतलब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इनकी ये रीडिंग्स हैं. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा फिर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इनकी ये रीडिंग है. मतलब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम जो है वो रिएक्टिंग स्पीसीज के बीच के जो टेम्परेचर्स होते हैं उसके साथ ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं. अब देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटीज ऑफ एनी स्टेज इंडिकेट्स दैट एक्सटेंड टू विच फिजिकल प्रोसेस हैज़ प्रोसीड बिफोर रीचिंग इक्विलिब्रियम. अब देखिए, इसमें जो रिजल्ट आता है, जो इसका मैग्नीट्यूड है, इसमें इनकी जो आउटपुट है, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि किस एक्सटेंट तक, कितना तक ये फिजिकल प्रोसेस जो है चलेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए. मान लीजिए कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बन रहा है और फिर प्रोडक्ट फाइनली अगर इरिवर्सिबल है तो रिएक्टेंट की ओर डिसोसिएट होगा. तो कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटीज एट एनी स्टेज इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच फिजिकल प्रोसेस हैज़ प्रोसीडेड बिफोर रीचिंग इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम तक पहुंचने से पहले जितने भी उनके बीच के फिजिकल प्रोसेस हैं, जितने भी उनके रिएक्शन के स्टेप्स हैं, उन सब के थ्रू ये गुजरेगा. तो यही सब कुछ मेन पॉइंट्स थे इनके इस टॉपिक से रिलेटेड. तो अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस को देखा. तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा. एक दो बार और आप अगर इसको बार बार देखें तो आपको इसमें बढ़िया से समझ में आ जाएगा. थैंक यू.